हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने सेटलमेंट ज्योग्राफी से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन से निकलने वाले कई क्वेश्चन या उनके एनालाइज व्याख्या को भी हम साथ साथ में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। अब इस 8 शब्द को एक ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर 8 संख्या केंद्र शासित प्रदेशों की है तो वो 8 संख्या को हम याद कैसे रखेंगे। एक ट्रिक के हिसाब से इसको सीख लेते हैं। ट्रिक है, ऑल डीडीसी पंडित जी। सभी डीडीसी पंडित जी हैं, तो मतलब ALLDDC पंडित जी। अब इससे हम लोग इसको आसानी से याद रख पाएंगे। देखिए, ऑल पंडित जी डीडीसी, ऑल पंडित जी डीडीसी, ठीक है। ए से अंडमान निकोबार, एल से लक्षद्वीप, दूसरे एल से लद्दाख, डी से दिल्ली, डी से दादर नगर हवेली दमन, सी से चंडीगढ़, पी से पौंडीचेरी और जे से जम्मू कश्मीर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और याद कैसे हम रखेंगे? ऑल पंडित जी टीडीसी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी है कितनी? 31%। तो हम यहां जानेंगे कि अगर नगरीय आबादी की प्रतिशत 31% है तो ग्रामीण आबादी कितनी होगी? तो इसको हम लोग याद रखेंगे 69%। कितना? 69%। इसको थोड़ा सा बड़ा करके घेर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकला। यह भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है, तो कितनी है? 69%, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर होगा, भारत के 6 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। नगरों को उनके कार्यों के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में, ठीक है। पहला वर्ग है प्रशासनिक नगर, दूसरा वर्ग है सांस्कृतिक नगर, तीसरा नगर है सुरक्षा नगर, चौथा है उत्पादन नगर और 5वां है संचार नगर तथा 6ठा है मनोरंजन नगर। क्लियर? इस तरीके से हम लोग जान गए कि नगरों को उनके कार्यों के आधार पर 6 वर्ग में रखा गया है। और 6 वर्ग कौन कौन है इसके बारे में भी हम लोग जान गए। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या रही है। क्या नगर? मेगा नगर,
तो मेगा नगर की संख्या कितनी रही है? मेगा नगर की संख्या 6 रही है। अब इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मेगा नगर क्या है। इसको एक छोटे से व्याख्या के साथ आगे देख लेते हैं। देखिए, 2 भाग में है। मेगा नगर से तात्पर्य अधिक जनसंख्या वाले उन नगरों से होता है जिनकी जनसंख्या कम से कम कितनी हो? 50 लाख से अधिक हो। ऐसे नगरों को मेगा नगर अथवा महानगर कहते हैं। कितनी हो? 50 लाख से अधिक हो। और दूसरा हम लोग देखेंगे इसके व्याख्या में किसके? मेगा नगर के। मेगा नगरों में नागरिक सुविधा बेहतरीन होती हैं। इन नगरों में यातायात इन नगरों में यातायात के साधन एकदम विकसित होते हैं। यह नगर वैश्विक स्तर पर माने ग्लोबल स्तर पर लोकप्रिय होते हैं। इन नगरों से विश्व के अनेक प्रमुख नगर सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, चाहे वह हवाई मार्ग से हो या अन्य कोई मार्ग से हो। मेगा नगरों में आधुनिकता की सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। मेगा नगरों में बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने भी होते हैं, जिससे इन नगरों की ओर लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यह मेगा नगर बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आदि के दफ्तर भी मेगा नगरों में होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, 5वें प्रश्न की ओर। सिंपल सा प्रश्न है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है? इसमें 4 नगरों के नाम में हम लोग जानते हैं कि मुंबई सबसे बड़ा महानगरी है। मुंबई सिनेमा नगरी सबसे बड़ा नगरी है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो ये पटना, हम लोग की बिहार की राजधानी पटना, जिसको पहले हम लोग क्या नाम से जानते थे? पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछता है कि सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? सामान्य आकार के, उसको बस्ती कहते हैं। 8वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 5,12,000। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड का एक नगर है, यह औद्योगिक नगर है। अब देखिए, इससे प्रश्न निकल सकता है कि इसमें खनन और पर्यटन को भी दिया है। तो अगर खनन के नाम से पूछता तो इस तरीके का, जो जहाँ पे खदान हो, जैसे कि धनबाद है ना, जहाँ पे कोयला का खदान है, तो ये खदान नगर धनबाद क्या है? खनन नगर हो सकता है। पर्यटन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो नैनीताल, शिमला इसके उदाहरण बन सकते हैं। इस तरीके से एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न को हम लोग समझे। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। पूछ रहा है प्रश्न में कि माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो ये एक माउंट आबू कैसा नगर है? पर्यटन नगर है। ठीक है। अब प्रश्न है 11। पूछता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? ये कल भी हम बताए थे। ऐसे नदी बहती है और सड़क अगर पूछ रहा है तो ये सड़क ऐसे होता है। नहर भी ऐसे ही होता है, सीधा या थोड़ा सा टेढ़ा पेढ़ा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट कहाँ होगा? सिंपल सी बात है कि नगरीय बस्ती होगा, रेखीय बस्ती होगा ना।
अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? क्या प्रश्न है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ बुशमैन नाम का जनजाति निवास करती है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग को हम एक होमवर्क के तौर पर देते हैं। आप इसको गूगल सर्च कीजिए और देखिए कि पिग्मी किस जगह पाई जाती हैं, पिग्मी जनजाति, और माओवारी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, और हमको मैसेज करके बताइए कि ये दोनों आप लोग सर्च किए। ठीक है, ये आप लोग का क्या हुआ? ये आप लोगों का ये दोनों होमवर्क हुआ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो जल अभाव जहां रहेगा वहां प्रकीर्ण मतलब कम घनी एकदम अब हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो सबसे छोटा इकाई कौन है? पल्ली है। अब पल्ली के बारे में आगे हम आप लोगों को एक छोटे से नोट में इनके बारे में 2-4 लाइन बता देते हैं। देखिए ये है पल्ली। यहाँ पे जानने लायक है कि पल्ली को पल्ली, नगला, ठाणी और पुरवा आदि भी नाम से जाना जाता है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो एक ही पल्ली के बारे में भी आपको कुछ अन्य अतिरिक्त जानकारी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर पूछता है कि एसेन कहाँ है? एसेन एक शहर है, ये जर्मनी में है। ठीक है, कहाँ है? जर्मनी में है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कुछ सिंपल सा नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, एसेन एक शहर है जो उत्तरी राइन वेस्टफेलिया राज्य, पश्चिम जर्मनी में स्थित है। यह राइन, हॉर्न नहर और रूहर नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि बाबा बदून पहाड़ी है क्या? बाबा बूदन पहाड़ी है किस राज्य में? तो ये बाबा बूदन किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। इसका एक हम लोग चित्र भी देख लेते हैं। ये है बाबा बूदन पहाड़ी। प्रश्न 17 में आते हैं हम लोग। देखिए 17 में है, पूछ रहा है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो 53 मिलियन सिटी थी। ठीक है, कभी कभी मिलियन में भी पूछता है प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसे गोल क्षेत्र में बीच में किसको बोल रहा है? झील को बोल रहा है। किसको? तो झील ऐसे ही ना होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ बस्ती बस जाता है। इसी के चारों तरफ ना बस्ती बसता है। इसको थोड़ा और बड़ा करके करेंगे तो घेरा आएगा। देखिए तो सिंपल सी है, ये अंडाकार है। ग्रह उपग्रह को भी हम लोग क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, है ना। अंडाकार पथ में निहारिका घूमता है ना, तो ये गोल ना कह के निहारिकीय पूछ दिया है। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न और है। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? नदियों के में पंखा रूपी। तो ये पंखा आंसर जो है कैसे होता है, इसको एक चित्र में भी हम करके समझाए हैं आप लोग को। चित्र को भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसे ही ना अंडाकार बनता है एक, ये इसका पथ है, देख रहे हैं, ये नदी इधर से आ रही है, ऐसे पंखाकार बह रहा है, देख रहे हैं। ऐसे ही पूरा जलोढ़ मिट्टी चारों तरफ फैल जाता है, इसी के चारों ओर एक बस्ती बस जाता है। तो ये पंखा नुमा है, इसमें समझने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, लास्ट प्रश्न को। ये प्रश्न पूछता है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास या मकान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 3 आंसर में दिया है, उसका आंसर होगा इग्लू कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे में पढ़ लेंगे और पिक्चर में भी देख लेंगे कि कैसा फोटो होता है, कैसा बस्ती होता है। तो इग्लू, यूर्त और क्रॉल, इसका आंसर तो इग्लू हो गया। अब हम लोग इसको आगे समझ लेते हैं। देखिए, पहला हम लोग का क्या है, इग्लू। चलिए हम लोग इग्लू के बारे में देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, इग्लू का मकान ऐसे गोल गोल बर्फ का होता है, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोट्स में पढ़ लीजिएगा। कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है, मध्य अंटार्कटिक क्षेत्र में, ग्रीनलैंड के थुले क्षेत्र में, है ना। एस्किमो जनजाति इसको बनाता है और ये बर्फ का एक घर है, देख रहे हैं ना नीचे फोटो में, है ना, बर्फ का घर। ठीक है, ये है बर्फ का घर। दूसरा है युर्त। कौन है? युर्त। इसके बारे में भी पूछ रहा था ऑप्शन में। तो युर्त को भी देख लें कि कैसा होता है। युर्त देखिए इस तरीके का घर होता है। कहाँ पाया जाता है? युर्त एशिया के स्टेपी क्षेत्र के बंजारा जातियों द्वारा आवास के लिए प्रयोग होता है। ये तंबू को पशुओं की खाल या नमदे से ढका जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके का घर बनता है, देख रहे हैं, तंबू जैसा लग रहा है। और ये कहाँ है? मंगोलियन सिटी में, मंगोलियन घर कहते हैं इसको। देखिए इस तरीके से। अब तीसरा क्रॉल के बारे में भी पूछा था, तो हम लोग थोड़ा सा क्रॉल का भी जान जाते हैं। ये कौन जनजाति बनाता है? मसाई जनजाति बनाता है। ये शाखाओं, लकड़ियों और मिट्टी से बना होता है ना। गाय के गोबर के मिश्रण से निर्मित गोलाकार संरचनाएं हैं, देख रहे हैं, ऐसा घर है गोलाकार। ये इस तरीके का आकृति का घर बनता है। ये आवास अस्थायी हैं और मसाई की खाना बदोश जीवन शैली के अनुकूल हैं। आज यहाँ रहे, फिर घर बना के कहीं रहे, कुछ महीना रहे, फिर घर बनाए, इसी तरीके से लोग खाना बदोशी तरीके का जिंदगी जीते हैं। कौन लोग? कार्ल लोग। और ये मसाई जनजाति दक्षिण केनिया तथा उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खाना बदोश लोग हैं, ठीक है। यही आज 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए। थैंक यू। इसको पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।